हेलो स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जो कि बेस्ड है सब्जेक्ट कोड BP4001T एक्टिव बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसमें हम आप लोगों के लिए 11th लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आए। इसके पहले जो 10th लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के उन लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। अभी तक जो पिछले 10 लेक्चर्स हैं उसमें हम यूनिट 1 के बारे में डिटेल में स्टडी की है। लेक्चर 2 आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेक्चर 3 एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री, कायरल एंड कायरल मॉलिक्यूल्स। लेक्चर 4 में हम लोगों ने स्टडी की इन इंसियोमेरिज्म, डाइस्ट्रियोमेरिज्म, मेसो कंपाउंड्स के बारे में। लेक्चर्स 5 में हम लोगों ने पढ़ा डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेक्चर 6 में हम लोगों ने सीक्वेंस रूल के बारे में जाना। लेक्चर 7 में हम लोगों ने आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्टडी की। रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लेक्चर 8 में पढ़े। और लेक्चर 9 में रेसमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स की स्टडी की। और जो यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने एसाइमेट्रिक सिंथेसिस, पार्शियल और एब्सोल्यूट सिंथेसिस के बारे में स्टडी की। आज से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है, क्या होती है और उसकी कंडीशंस क्या है। नॉमेनक्लेचर्स क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट के लिए, और उसमें से एक नॉमेनक्लेचर जिसे हम लोग सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स और अ रिंग। जनरली जो भी आइसोमर हैं, जो हम लोग पीछे यूनिट 1 में पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक वर्ड बहुत ही कॉमन है, वो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हमें एक ही स्ट्रक्चर्स के 2 3D स्ट्रक्चर्स क्यों ऑब्टेन होते हैं? ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से 2 जुड़वा ट्विंस स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, या 2 से ज़्यादा भी ट्विंस स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं जो अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो सबसे मेन कंडीशन है तो ये है कि जो डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स हैं वहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं, और कुछ कंडीशंस में रिंग कंटेनिंग कंपाउंड साइक्लोएल्केन्स में भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। और इसका रीज़न यही होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो भी कंपाउंड बनता है जिस डायरेक्शन में, वो वैसे ही अपने आप को मेंटेन रखता है और हमें एक से ज़्यादा कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। इस तरीके से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी एक तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, but it has different orientation due to presence of double bond or ring and presence of different group or group of atoms of terminal bonds of double bond at geminal position। तो पहली शर्त जो इसकी थी कि डबल बॉन्ड्स होना चाहिए, और जो डबल बॉन्ड या फिर रिंग के जो डबल बॉन्ड होगा उससे कुल 4 टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं, 4 टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं। और इन टर्मिनल बॉन्ड में क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, और ये डिफरेंट ग्रुप जो अटैच होते हैं जेमिनल पोजीशन पर ऑलवेज डिफरेंट होने चाहिए। जो जेमिनल पोजीशन होती है डबल बॉन्ड के टर्मिनल एटम्स की, वहाँ पर हर हालत में डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। तो देख लेते हैं कौन से कंपाउंड डबल बॉन्ड वाले ऐसे होंगे जहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और कहाँ पे नहीं होगी। पहले देखते हैं जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होती है। तो हम लोग यहाँ पे पहले जेमिनल पोजीशन क्या होती है वो जान लें। अगर एक ही कार्बन से कोई 2 या 2
जो भी एटम जुड़े होते हैं उनको हम लोग जेमिनल कहते हैं। जैसे आपका एक कार्बन से ही 2 एटम ये जुड़े हुए हैं तो ये आपकी जेमिनल पोजीशन के एटम कहलाते हैं। और अगर डिफरेंट एटम से जुड़े हुए होते हैं तब इसको विक के नाम से जाना जाता है। अगर डिफरेंट एटम से जुड़े होते हैं विजिनल कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म चेक की जाती है विजिनल एटम को देख कर चेक की जाती है, और जहाँ पे जेमिनल पोजीशन के एटम सेम होंगे वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी। तो पहले कंपाउंड में आप देख सकते हो, पहला कंपाउंड हमने एक लिया हुआ है, सी के एक तरफ ए और बी एटम जुड़ा हुआ है, और फिर डबल बॉन्ड के जो दूसरी तरफ है ए एटम जुड़ा हुआ है। तो पहले जो कार्बन पर जो ए और बी है इससे ये कंडीशन पूरी करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। मगर जो दूसरा कार्बन का टर्मिनल है, जो जेम एटम आइडेंटिकल यहाँ पे चूँकि दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसमें एक ही कंपाउंड बनेगा, एक से ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनेंगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी। ऐसे बी कंपाउंड लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए जुड़ा हुआ है 1 पोजीशन पर, और ये भी जेम पोजीशन के एटम है और जो एक जैसे आइडेंटिकल हैं, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी। अगला एग्जांपल देखें, यहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पर भी एक साइड में तो ए है, दूसरी साइड में सी और डी एटम जुड़े हुए हैं। तो चूँकि ए जो जेमिनल एटम है ये सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट मानी जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर जेमिनल पोजीशन पर आइडेंटिकल एटम या एटम का ग्रुप्स होता है वहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती, वो केवल एक ही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब दूसरी कंडीशन है जेमिनल जो पोजीशंस हैं, अगर दोनों तरफ की जेमिनल पोजीशन हमें चेक करेंगे, अगर वो डिफरेंट हैं तो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो अब देखो जो एग्जांपल लिया हुआ है सीसी है, और सीसी के दोनों तरफ ए बी और ए बी एटम जुड़े हुए हैं, और ये जेमिनल एटम डिफरेंट हैं एक दूसरे से, दोनों साइड पर देखने पर ए और बी ये डिफरेंट हैं चूँकि, इसलिए यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। ऐसे जो दूसरा एग्जांपल लिया है उसमें एक तरफ ए और बी एटम है, दूसरी तरफ ए और सी एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ए बी से डिफरेंट है और दूसरा ए सी से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। जो थर्ड एग्जांपल है उसमें एक तरफ ए और बी है, दूसरी साइड में सी और डी जुड़ा हुआ है, ए बी से डिफरेंट है और सी आपका डी से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। ऐसे ही साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए और जो बी है ये आपका डिफरेंट है, और इधर आप देख सकते हो ए एंड बी इज अ डिफरेंट। तो यहाँ पर ये जो रिंग होती है डबल बॉन्ड की तरह काम करती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डेवलप करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और एक से अधिक जो है 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये तो था कि कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी और कहाँ पे नहीं पाई जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब जब एक से अधिक अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हैं, तो जैसे पीछे आप देख रहे थे इनइंस्यूमर जो बन रहे थे, उनके नॉमेनक्लेचर के लिए 2 सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे, 2 नॉमेनक्लेचर सिस्टम। एक हम लोगों ने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS सीखा, और दूसरा कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सीखा था उनको नॉमिनेट करने के लिए। वैसे यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट करने के लिए वेरियस सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं। तो जो सबसे कॉमन सिस्टम है वो है सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। तो ये सबसे पहले नॉमेनक्लेचर डिस्कवर किया गया था। तो जनरली हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं, मगर कई बार सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हुई, तो इसके लिए एक नया नॉमेनक्लेचर डेवलप किया गया जिसको हम लोग EZ नोटेशन या EZ नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कुछ जगह पे सिस और EZ नॉमेनक्लेचर भी फेल हो जाता है, इसलिए एक नया नॉमेनक्लेचर और डेवलप किया गया जिसको हम लोग सिन एंटी नॉमेनक्लेचर्स के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे
सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसको जनरली जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। जियोमेट्रिकल आइसोमर इज यूजली नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पे सिस की अगर हम लोग मीनिंग जानने की कोशिश करें तो सिस आपका एक लैटिन वर्ड है, ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है दिस साइड ऑफ, यानी कि सेम साइड। या फिर विक पोजीशन की बात करें तो विक पोजीशन अगर सिमिलर हैं तब उसको हम लोग सिस आइसोमर के नाम से जानते हैं। तो सिस इंडिकेट दैट द आइडेंटिकल एटम आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन चेन डबल बॉन्ड ऑफ रिंग। तो जो विक पोजीशन है अगर दोनों एक साइड में है तब उसको हम लोग सिस आइसोमर कहेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक साइड में दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे दिखाए गए हैं अप साइड में हो सकते हैं या फिर डाउन साइड में होंगे, या दोनों अप एक साइड में है, इसलिए आपका ये आपके सिस आइसोमर का एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही जो दूसरा आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बनता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उसको हम लोग ट्रांस आइसोमर के नाम से जानते हैं। ट्रांस इज अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीन्स द अदर साइड ऑफ। इसकी जो मीनिंग होती है अदर साइड होता है, यानी कि अपोजिट साइड, या फिर कह सकते हो डायगोनल साइड्स। तो अपोजिट साइड में यहाँ पे चले जाते हैं सिमिलर एटम जो हैं। तो ट्रांस इंडिकेट दैट द आइडेंटिकल एटम आर ऑन द अपोजिंग साइड ऑफ द कार्बन चेन डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, जो आइडेंटिकल एटम है एक अप साइड में है और ये अपोजिट साइड में है। तो अगर किसी कंपाउंड में आइडेंटिकल एटम एक अप साइड में है और दूसरा डाउन साइड में यानी कि अपोजिट साइड में है, तब वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस की जो डिफिनेशन है कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर आर स्टीरियो आइसोमर दैट इज पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स which have the same formula but whose identical atoms are rotated into a different orientation in 3-dimensional 3D space। जब उनको रोटेशन किया जाता है तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दोनों सिमिलर एटम अप साइड में रहते हैं, या फिर दोनों सिमिलर एटम एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन दी जा सकती है। रीजन की अगर बात करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड टर्मिनल एटम रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन इज अकर्ड एंड सिस ट्रांस पेयर अपीयर। तो जो रीजन है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्यों बनती है, जब रिएक्शन हो रही होती है तो अगर दोनों एटम एक साइड से जुड़ते हैं तो उधर ही जुड़े रह जाते हैं, अगर अपोजिट साइड से जुड़ते हैं तो अपोजिट साइड में ही जुड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं। इसके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन रोटेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हमने लिया हुआ है Cl CH CH Cl का एग्जाम्पल, डाइक्लोरोब्यूटीन का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने दिखाया हुआ है रोटेशन कैसे होता है। अगर कोई चीज़ एक बॉन्ड से जुड़ी हो, एक मान लो एक कोई तख्ता है और उसको जो है दो छोटे छोटे तख्ते ले सकते हो या लकड़ी के टुकड़े ले सकते हो और उनको एक कील के थ्रू, नेल्स के थ्रू आपस में जोड़ दिया जाए, यहाँ पे नेल्स लगा करके यहाँ पे जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, इसको एक जो है रोटेट हो सकता है, एक आपका ऐसा दिखाई देगा और ये इनमें लगातार रोटेशन पॉसिबल होता रहेगा। ये इस तरीके से रोटेट करते रहेंगे। अगर इसमें क्या करें, हम एक और नेल्स लगा दें, यहाँ पे एक और नेल्स लगा दें ऐसे करके, तो क्या होगा, इसका रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। अब मान लेते हैं क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर क्लोरीन जब रिएक्शन कर रहा होगा ऊपर से जुड़ेगा तो ऊपर ही जुड़ा रह जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दूसरा तरीका हो सकता है क्लोरीन ऊपर ना जुड़ करके कहाँ जुड़े, नीचे जुड़ जाए, तो हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो दो कंपाउंड अलग अलग बनेंगे रिएक्शन के समय। तो ये है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो सिंगल बॉन्ड जब भी होता है तो वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसके जो एटम लगातार रोटेट करते रहते हैं और रोटेशन की वजह से हमें एक ही कंपाउंड पता चलता है कि एक ही कंपाउंड है। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें रोटेशन स्टॉप हो जाता है। अगर बल्क मॉलिक्यूल अप साइड में सेम साइड में जुड़ा हुआ है
तो हमेशा सेम साइड में ही रहेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा। तो अगर हम CH Cl का फुल डायग्राम बनाएं तो हमें पहले आपका डबल बॉन्ड बनाना होगा। यहाँ पे से डबल बॉन्ड को मैंने ओवरलैपिंग से दिखाया हुआ है, तो इसमें Cl दोनों अप साइड में जुड़े हुए हैं और दोनों हाइड्रोजन डाउन साइड में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी पोजीशन को जिसमें दो सिमिलर एटम सेम साइड में होते हैं वो सिस पोजीशन कहलाएगी। और ये पाई बॉन्ड शो कर रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन है, ये H और Cl को घूम कर दूसरे साइड में जाने नहीं देंगे, ऐसे ही मेंटेन रखेंगे इसको। दूसरी तरफ अगर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि एक Cl ऊपर से आकर जुड़ता है, दूसरा Cl नीचे से आकर जुड़ता है, तो भी ये रोटेट होकर के सिस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही ये मेंटेन रहेंगे ड्यू टू द डबल बॉन्ड की वजह से। जो पाई बॉन्ड होता है वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। इस तरीके से पाई बॉन्ड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें दो कंपाउंड दिखाई देंगे, जिसमें एक कंपाउंड में दोनों Cl अप साइड में दिखाई दे रहे हैं और दूसरे में डायगोनल रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका जो है ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। तो इस प्रकार देखते हो सिस जो है अगर वीक पोजीशन पर दोनों एटम सेम है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस कहते हैं, और अगर वीक पर सेम नहीं है तो ये आपका ट्रांस कहलाता है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं CHBr का। तो इसमें आप देख सकते हो दोनों हाइड्रोजन जो है अप साइड में है, सेम साइड में है। ऐसे ही सिमिलरली जो Br भी सेम साइड में, दोनों किसी को एक को देखना है तो ये सिस आइसोमर है। इसमें देख सकते हो ये डायगोनल सिमिलर है, एक अपोजिट साइड में सिमिलर एटम्स हैं, इसलिए ये आपका ट्रांस कहलाएगा। और एग्जांपल देखें ब्यूटूइन। अब ब्यूटूइन का डायग्राम यहाँ नहीं दिया गया है, इसको अपने आप आपको डायग्राम बनाना होगा। तो ब्यूटूइन का अगर डायग्राम की बात करें तो 4 कार्बन है, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए तो आपका CH3, फिर आपका CH, और CH के बाद में यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर CH और उसके बाद में फिर CH3 लेंगे। ओके, तो ये हो गया ब्यूटूइन का क्या स्ट्रक्चर। अब इसमें पहचानना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 का अब डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड बनाएंगे और दो कार्बन का डबल बॉन्ड बनाएंगे और ढूंढना है कि कौन से 4 डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं। तो डबल बॉन्ड से एक ये हाइड्रोजन अलग जुड़ा हुआ है, इसमें दूसरा CH3 जुड़ा हुआ है। ऐसे दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका हम लोग 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो दोनों हाइड्रोजन आप एक साइड में बना सकते हो, ठीक है, बना लिया, और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप को एक साइड में बना सकते हो। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो दोनों सिमिलर एटम अप साइड में और मिथाइल दोनों सिमिलर एटम डाउन साइड में, इसलिए ये सिस आइसोमर कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम उल्टा कर दें, आप एक हाइड्रोजन को नीचे कर दें, एक मिथाइल को ऊपर कर दें, तो दोनों अपोजिट्स डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो इसको हम लोग ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ऐसे हेक्जीन का भी आप लोग बना सकते हो। हेक्जीन में 6 कार्बन होते हैं, तो 3 हेक्जीन है, तो ET C2H5 चेन में जुड़ा होगा। तो एक तरफ हाइड्रोजन रखोगे सिमिलर साइड में और दूसरी तरफ C2H5 को रखोगे तो ये आपका सिस हो जाएगा। ऐसे ही अपोजिट करने पर ये आपके क्या कहलाएंगे, ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। तो अगर सिंपल नाम दिया होगा तो थोड़ा टिपिकल वर्क रहता है कि उसमें आइसोमेरिज्म फाइंड करना। आपसे पूछा जा सकता है 3 हेक्जीन में कौन सी स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। तो आप लोग जब कई सारे डायग्राम आप बना करके कोशिश करें उसको ड्रा करने की। मैं देखा है यहाँ पे आप लोगों को डिफ़िकल्टीज आती है, ब्यूटूइन या 3 हेक्जीन जैसे जब भी स्ट्रक्चर सामने आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसके जो सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बना पाते। इसलिए इसका स्ट्रक्चर खुद बना करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ऐसे ही अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हमने ब्यूटीन डाइओइक एसिड लिया है, जिसका फार्मूला है आपका देख सकते हो COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो इसमें आपका देख सकते हो H और COOH एटम जो है डिफरेंट है, इनको आप लोग 3D स्पेस में ड्रा कर सकते हो।
तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें यहाँ पे तो दोनों H सेम साइड में आएंगे, तो आपका एक H यहाँ पे आया और ये आप H देख रहे हो। दूसरी तरफ आपका ये COOH और ये COOH आया हुआ, तो ये आपका सिस कंपाउंड है। और सिस ब्यूटेन डाइओइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो मैलेइक एसिड है। ऐसे ही अगर COOH अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं डायगोनल पोजीशन पर, तो ये ट्रांस ब्यूटेन डाइओइक का एग्जाम्पल कहलाएगा। इसे कॉमन नेम इसका फ्यूमेरिक एसिड होता है। तो दोनों नेम आप लोगों को याद रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2-पेंटीन का। तो 2-पेंटीन की अगर बात करें, यहाँ पर आपका दो पिछले सारे एग्जाम्पल में दो ही एटम थे, ए और बी, जो अपोजिट डायरेक्शन में या सेम साइड में थे, और यहाँ पर 3 एटम हो गए। तो यहाँ पर पेंटीन का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप आएगा और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों साइड से सिस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बल्कि हाइड्रोजन के बेसिस पर ही केवल सिस आइसोमर आइडेंटिफाई होगा। क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है तो ये आपका सिस आइसोमर कहलाएगा। MEET को देख करके हम लोग सिस आइसोमेरिज्म का पता नहीं लगा सकते। ऐसे ही हाइड्रोजन को ही देख करके यहाँ पर भी ट्रांस का भी पता चलेगा कि हाइड्रोजन चूँकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए आपका ट्रांस आइसोमर है। MEET को देख करके यहाँ पर भी हम ट्रांस आइसोमेरिज्म का पता नहीं लगा सकते। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया है क्रोटोनिक एसिड का, जिसका फार्मूला CH3CH CH COOH है। तो यहाँ पर देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, इसलिए आपका सिस कहलाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये आपका ट्रांस आइसोमर होगा। ऐसे ही अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, सिस ट्रांस आइसोमर इन साइक्लोएल्केन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो रिंग होती है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम करती है। तो जैसे एटम एक बार जुड़ जाते हैं उनको रोटेट नहीं होने देती। तो अगर दो एटम कोई सेम एक साइड में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड में है और मिथाइल दोनों सेम साइड में दिखाए गए हैं, तो ये सिस आइसोमर होगा। और यहाँ पर Me या फिर हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए गए हैं, इसलिए आपका ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा आपका। ऐसे ही आप देख सकते हो साइक्लोहेक्सेन में डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लिया हुआ है। दोनों मिथाइल ग्रुप अप साइड में यहाँ पे दिखाए गए हैं, यानी कि सेम साइड में है, इसलिए आपका ये सिस आइसोमर कहलाएगा। और यहाँ पर आपका ट्रांस में एक अप साइड में मिथाइल ग्रुप है और एक डाउन साइड में है, तो ये आपका ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है कि दोनों हमने जैसे सिस में दोनों बॉन्ड अप साइड में दिखाएं, तो दोनों बॉन्ड हम यहाँ पे डाउन साइड में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही ट्रांस में उल्टा किया जा सकता है कि जो ऊपर वाला डैश है नीचे वाला डैश हो जाए, तो यहाँ पर भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फॉर्म होगी। ये थे कुछ एग्जाम्पल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों को सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म का। तो जो सिस आइसोमर है, जिसे इसमें देखा कि वीक एटम जो है एक साइड होते हैं और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो वीक एटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जो सिस आइसोमर है इसमें सेम कनेक्टिविटी और आइडेंटिकल एटम ऑफ सेम साइड, एंड ट्रांस हैज सेम कनेक्टिविटी एंड आइडेंटिकल एटम ऑफ अपोजिट साइड। अगर अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिस जो है पोलर मॉलिक्यूल है, और जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो लेस पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने पर सिस का लो आता है और ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है थोड़ा हाई रहता है। बॉइलिंग पॉइंट सिस का थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, हाई आएगा, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली लो आता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिस आइसोमर कंपेरेटिवली हाई सॉल्युबल है और जो ट्रांस है कंप्लीटली लो सॉल्युबल्स है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिस ट्रांस आइसोमर को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती हैं। लिमिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर है, cis trans nomenclature is not applicable of compound which contain 4 different connective substituents। अगर चारों डिफरेंट एटम जुड़े हुए हों तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का पता लगाना वेरी टफ टास्क है।
जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे चारों ग्रुप हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा दोनों एटम सेम साइड में है। हाइड्रोजन सेम नहीं है, ET सेम नहीं है, Me सेम नहीं है, तो दो एटम हमें ना तो अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर मिल रहे हैं, ना तो सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं। इस तरीके से इस कंपाउंड में हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का पता नहीं लगा सकते कि किसका नाम सिस दिया जाए और किसका नाम ट्रांस दिया जाए। तो यहाँ पर जो है सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर फेल हो जाता है। Cis trans nomenclature is also not applicable of compound containing C double bond N which contain 4 different connective substituent। ऐसे ही अगर हम C डबल बॉन्ड N की बात करें, इमीन की बात करें, तो यहाँ पर भी जो 4 एटम है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, OH है, और चौथा एटम यहाँ पे लोन पेयर को काउंट किया जाएगा। लोन पेयर भी एक तरीके का यहाँ पर एटम का काम करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग आइसोमेरिज्म का, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का पता नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर भी ये फेल होती है। इसके लिए दो नई आपके नोटेशन डेवलप किए गए, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके लिए आपका EZ लेक्चर डेवलप किया गया जो कि सीक्वेंस रूल पे बेस्ड होता है, और EZ नॉमेनक्लेचर C डबल बॉन्ड N में भी अप्लाई हो सकता है, मगर इसके लिए एक अलग से रूल प्रपोज किया गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग सिन और एंटी के नाम से जानते हैं, सिन एंड एंटी के नाम से जानते हैं। इन लेक्चर्स के बाद इन दोनों नॉमेनक्लेचर के बारे में आने वाले नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो ये था लेक्चर्स 11 जो कि यूनिट 2 का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग EZ नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपके जो लेक्चर्स हैं, 11 लेक्चर्स हैं, ये आप लोग स्टडी करें। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, आप जो भी लेक्चर पढ़ते हैं वो कंटिन्यूअस पढ़ें, एक कंटिन्यूअस देखें, बीच बीच से ना देखें, फुल लेक्चर देखें। और अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी नहीं करेंगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और लेक्चर 11 तक कंटिन्यूअस उनकी स्टडी करें। नोट्स अपने बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, कॉपी पर लिखेंगे नहीं, तब तक आप बेटर नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस ड्रग्स। तो कायरल ड्रग्स मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग 1 से 11 तक के लेक्चर कंटिन्यूअस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।